हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी 247 में। इस वीडियो में हम त्रिपुरा की जो हिस्ट्री रही है उस पूरी हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकली हम डिस्कस करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट राजा रहे, उनके जो एक्टिविटीज़ रही, उनके द्वारा बनाए गए जितने भी मोनूमेंट्स हो गया, लेक हो गए, और भी जो इनिशिएटिव उनके द्वारा लिया गया है, उन सब के बारे में आज के वीडियो में हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो खास करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टीपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम होते हैं, टीसीएसओ, टीपीएसओ या और भी जो एग्जाम होते हैं टीपीएससी द्वारा लिया जाता है, तो उनके लिए जहाँ से भी त्रिपुरा हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे पोर्शन हमने इस वीडियो में कवर करके रखे। यहाँ से आपको लगभग सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन सब लोगों के लिए जो एग्जाम में अपेयर करेंगे या फिर जो त्रिपुरा हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम उस राजा से शुरुआत करते हैं जिनके द्वारा इस माणिक्य डायनेस्टी की शुरुआत हुई। वो कौन थे? वो थे सेंगतुंगफा। इनकी जो पीरियड रही है वो लगभग 1400 साल से लेकर 1431 के बीच में रही है। तो वो व्यक्ति पहले थे जिन्होंने माणिक्य उपाधि अपने नाम पे लगाए थे। उनको पहले सेंगतुंगफा कहा जाता था। फा यानी किसी वो जो ट्राइब रही है उस ट्राइब के जो हेड होते हैं उनको फा कहा जाता था। तो फिर उन्होंने माणिक्य जो उपाधि रही वो लेके आगे जितने भी राजा रहे वो सब माणिक्य डायनेस्टी के अंडर में आते रहे। उनके बाद जो इम्पोर्टेंट राजा रहे वो थे रत्नमाणिक्य। रत्नमाणिक्य वन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के टाइम पे त्रिपुरा में पहली बार कॉइन सिस्टम का शुरुआत हुआ है। इनकी पीरियड रही लगभग 1462 से लेकर 1480 तक। इसके बीच और भी बहुत सारे राजा रहे हैं, लेकिन हम उन सब के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। उन सब के बारे में अगर आपको डिटेल में एक एक राजा के बारे में जानना है तो हमारा जो त्रिपुरा राजाओं की जो सीरीज है उस सीरीज को जाके देख सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। वहां पे आप पूरी कहानी, एक एक राजा की पूरी कहानी हमने बताया है डिटेल में, वो देख सकते हैं। यहाँ पे हम अब डिस्कस करेंगे धन्यमाणिक्य के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे त्रिपुरा माणिक्य डायनेस्टी को आगे बढ़ाने में, या साथ ही साथ त्रिपुरा की जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज रही उनको आगे ले जाने में, त्रिपुरा की जो बाउंड्री रही, टेरिटरी रही है, उसको एक्सटेंड करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो इनका रीजन शुरू होता है 1490 से लेकर 1515 के बीच में। इन्हीं के टाइम पे या उनके जो पहले जितने भी सेनापति हुआ करते थे वो राजघराने से ही थे, लेकिन धन्यमाणिक्य पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राज परिवार से बाहर जाके किसी एक काबिल लोगों को सेनापति का दायित्व दिया था, जनरल का। तो वो दो लोगों को दिए थे ये दायित्व, वो थे रायकचक और रायकचम। ये दोनों के नेतृत्व में या उनके अगुवाई में वो बंगाल के एक नवाब थे। बंगाल के जो शहनशाह रहे बंगाल के जो नवाब रहे उस समय के हुसैन शाह, उनको रुकने में कामयाब रहे। हुसैन शाह बहुत बार त्रिपुरा आक्रमण कर रहे थे उस समय, लेकिन तब भी धन्यमाणिक्य उनके रायकचक और रायकचम की जो अगुवाई में जो टुकड़ी थी, सेना थी, वो हुसैन शाह को रोकने में कामयाब रही। तो उनकी अलग कहानी है रायकचम की, वो हम कभी किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा वो अभी जो ईस्ट बंगाल यानी बांग्लादेश है, बांग्लादेश के कुछ हिस्सा उनके अंडर में लेके आए थे, खास करके कुमिल्ला डिस्ट्रिक्ट, पार्ट ऑफ सिलेट, नोआखाली, चिट्टागोंग, ये सब जो एक साथ चकला रोशनाबाद कहा जाता है, वो रोशनाबाद इन्हीं के टाइम पे त्रिपुरा के अंडर में आई थी। फिर बाद में ये जो चकला रोशनाबाद है ये ब्रिटिश शासन के दौरान ये हिली त्रिपुरा की जो टेरिटरी रही उससे बाहर चला गया, और फिर बाद में ये फिर दोबारा कभी त्रिपुरा के जो टेरिटरी है उसके साथ मार्ज नहीं हो पाया। इसके अलावा उनके द्वारा और भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज किया गया था। उसमें से एक है त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, जो माताबारी कहा जाता है, उदयपुर में स्थित है, उसके निर्माण किए थे ये। इसके अलावा वो कोशबा कालीबाड़ी जो है उसकी भी
स्थापना की थी, लेकिन उसकी जो अभी की जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बनाया था, लेकिन वहाँ पे कोशबा कालीबाड़ी की स्थापना उन्होंने की थी। और साथ ही साथ उसके साथ जो उसके बगल में जो एक सागर है जिसको कमला सागर कहा जाता है, उसका भी निर्माण किया था धन्यमाणिक्य ने। इस कमला सागर का नाम उन्होंने अपनी पत्नी कमला देवी के नाम के अनुसार ये रखा गया। धन्यमाणिक्य के टाइम पे और एक चीज का बदलाव हुआ था। उसके पहले जितने भी राजा रहे थे वो नर हत्या में बहुत ही मान्यता रखते थे, लेकिन धन्यमाणिक्य वो राजा बने जिन्होंने नर हत्या को बैन किया था, और फिर इसको नॉर्मल नर हत्या के बदले में जो सजा कट रहे लोग हैं उनको बलि चढ़ाया जाता था। तो ये एक चेंजेस धन्यमाणिक्य के टाइम पे लाया गया था। इसके बाद राजा बने विजयमाणिक्य 1, फिर आगे चल के विजयमाणिक्य 2। तो विजयमाणिक्य 2 का नाम हमें इसलिए इम्पोर्टेंट है, हमें इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि विजयमाणिक्य 2 का नाम मेंशन कहा गया था किस पे? आईने अकबरी में। आईने अकबरी अकबर के टाइम पे लिखी गई एक किताब है, उस किताब में विजयमाणिक्य 2 का नाम मेंशन है, इसीलिए विजयमाणिक्य 2 इम्पोर्टेंट है। इनकी जो शासनकाल रही है वो 1532 से लेके 1563 तक। आगे चल के एक इम्पोर्टेंट राजा बने जो थे उदयमाणिक्य 1। उदयमाणिक्य 1 एक्चुअली उनका एक्चुअल नाम था गोपी प्रसाद, जो त्रिपुरा की जो रियल डायनेस्टी चल रही थी उसमें अनंतमाणिक्य के दामाद थे। अनंतमाणिक्य को मार के या हटा के गोपी प्रसाद त्रिपुरा के सिंहासन में बैठ गए और उन्होंने उदयमाणिक्य नाम अपना लिया था। उदयमाणिक्य नाम अपनाने के बाद उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स भी किए। उसमें से एक था जो रांगामाटी नाम हुआ करता था, उस समय उसका नाम चेंज करके उदयपुर रख लिया। जो कैपिटल था त्रिपुरा के डायनेस्टी के टाइम पे जो कैपिटल रहा उदयपुर, उस उदयपुर का नाम उन्होंने ही रखा था। इससे पहले इसका नाम था रांगामाटी। इसके साथ साथ इन्होंने गोपीनाथ टेम्पल और चंद्रसागर लेक जो उदयपुर में है उस 2 चीज़ों को बनाया था। उदयमाणिक्य के बाद उनके जो बेटे रहे जयमाणिक्य वो राजा बने। फिर जयमाणिक्य के बाद राजा बन गए अमरमाणिक्य। अमरमाणिक्य जयमाणिक्य को मार के या हटा के फिर राजा बने जो एक्चुअल डायनेस्टी के लोग थे। अमरमाणिक्य जो पहले डायनेस्टी एक्चुअल डायनेस्टी चल रहा था, बीच में गोपीनाथ बाहर से आ गए थे, लेकिन अमरमाणिक्य जो पुराना एक्चुअल ओरिजिनल डायनेस्टी है उसको रिस्टोर किया। लेकिन अमरमाणिक्य का नाम फेमस इसीलिए है क्योंकि वो पहले व्यक्ति थे जो सुइसाइड किए थे। राजाओं में पहले राजा त्रिपुरा के डायनेस्टी में जो सुइसाइड किए थे। किस लिए सुइसाइड किए थे? इसलिए कहा जाता है क्योंकि अराकान जो लोग थे वो त्रिपुरा के कुछ पोर्शंस को इन्वेड कर दिए थे, जो उन्होंने रोकने की कोशिश की लेकिन रुक नहीं पाए थे। इसके चलते ये जो ह्यूमिलेशन हुआ उनके साथ, इसी के चलते वो सुइसाइड कर बैठे थे। राजधरमाणिक्य 1 इनका पीरियड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के टाइम से त्रिपुरा की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा था इतने टाइम तक वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, क्योंकि मुगल बाहर से बहुत प्रेशराइज कर रहे थे त्रिपुरा को अपनाने में, त्रिपुरा को कैप्चर करने के लिए। साथ ही साथ उसके साथ कोकी जो ट्राइब है वो भी बहुत परेशान कर रहे थे राजा को। अराकान्स वो भी इन्वेट करने में कोशिश कर रहे थे। इन सब के चलते राजधरमाणिक्य 1 जो है वो वीक पड़ गए और उन्हीं के टाइम से ये डिक्लाइन धीरे धीरे शुरू होना स्टार्ट हो गया। यशोधरमाणिक्य इनके टाइम पे पूरे के पूरे जो मुगल है वो त्रिपुरा को कैप्चर कर लिए थे। त्रिपुरा से फिर वो टैक्स लेके चले जाते थे, लेकिन प्रिंसली स्टेट छोड़ दिए थे, लेकिन वहाँ से जो टैक्स कलेक्शन होता था या साथ ही साथ और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको ज़रूरत थी जिन चीज़ों की, वो वहाँ से लेके जाते थे एज ए टैक्स। तो यशोधरमाणिक्य हम इसलिए याद रखेंगे क्योंकि उनके टाइम पे मुगल ने पूरी की पूरी शक्ति के साथ त्रिपुरा को कॉन्क्वेस्ट कर लिए थे। कल्याणमाणिक्य त्रिपुरा के हिस्ट्री में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो कोशबा कालीबाड़ी है जिसकी स्थापना धन्यमाणिक्य ने की थी, उस कोशबा कालीबाड़ी में अभी की जो टेम्पल है उस टेम्पल का निर्माण किया था और साथ ही साथ उसमें जो अभी जो मूर्ति है उस मूर्ति का स्थापना किया था, वो चट्टोग्राम से लेके आए थे ये मूर्ति। फिर आता है गोविंदमाणिक्य जो त्रिपुरा के इतिहास में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट राजा माने जाते हैं क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो गोविंदमाणिक्य के ऊपर बहुत सारे कहानियाँ, खास करके जो विसर्जन ड्रामा है वो लिखे थे और राजर्षि नोबेल, ये दो चीज़ों की वजह से गोविंदमाणिक्य त्रिपुरा के इतिहास में एक बहुत ही
फेमस राजा बन गए थे। तो इनका पीरियड रहा 2 टाइम, 1660 से लेकर 61 तक। फिर बीच में उनके जो छोटे भाई छत्रमाणिक्य थे उन्होंने उनको हटा दिया था, ओवरथ्रोन कर दिया था, और फिर आगे चल के दोबारा 1667 में दोबारा वो कैप्चर कर बैठे। छत्रमाणिक्य को हटा के दोबारा राजा बन गए थे। तो ये 2 टाइम के लिए पीरियड रहा गोविंदमाणिक्य का। इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट काम किए थे, उनमें से एक है जो राजमाला जो था उस समय चल के आ रही थी, उसकी जो 3rd सेक्शन है वो उन्होंने कंप्लीट किया था, और साथ ही साथ बिहानारादिया पुराण जो थे उसको बंगाली में ट्रांसलेट किया था। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है ये चीज़ जो है, रविंद्रनाथ टैगोर गोविंदमाणिक्य के ऊपर में 2 इंपॉर्टेंट बुक लिखे थे। उनमें से एक है ड्रामा जिसको कहा जाता है विसर्जन, और एक है नॉवल जिसका नाम है राजर्षि। जयमाणिक्य टू एक इंपॉर्टेंट राजा थे। इनके टाइम पे समरेश गाजी नाम के एक व्यक्ति बहुत ही पावरफुल हो गए थे और वो उदयपुर कैप्चर कर लिए थे। समरेश गाजी एक नॉर्मल फैमिली से आते थे, लेकिन वो धीरे धीरे जितने भी प्रोटेस्ट हो रहा था राजा के खिलाफ अलग अलग कारणों से, उस सारे प्रोटेस्ट की वजह से सारे लोगों को इकट्ठा करके वो समरेश गाजी बहुत ही पावरफुल हो गए थे, और फिर वो जयमाणिक्य के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, और उसमें वो जयमाणिक्य को हरा के उदयपुर के एक बहुत बड़ा एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिए थे। तो ये सब जो चल रहा था, इसी के चलते आगे चल के जो राजा रहे वो उदयपुर में सेटल होने के लिए बहुत ही मुश्किलात होने पड़ा। इसी के चलते आगे चल के जो राजा रहे वो उदयपुर में सेटल होना जायज़ नहीं समझा, और वो धीरे धीरे इस कैपिटल को ट्रांसफर करने में सोच रहे थे। तो वो ट्रांसफर अल्टीमेटली फाइनल हुआ कृष्णमाणिक्य के द्वारा। कृष्णमाणिक्य 1760 के से शुरू होकर 1783 तक राजा रहे थे। उसी बीच उन्होंने जो कैपिटल हुआ करता था त्रिपुरा का उदयपुर में, उसको ट्रांसफर करके कहाँ पे लेके आ गए थे? ओल्ड अगरतला। ओल्ड अगरतला कौन सी जगह है? अभी का जो जहाँ पे 14 देवता मंदिर है वहाँ पे ट्रांसफर हो गया था, और अभी वहाँ पे बस वो मंदिर है। पुराना जो राजबाड़ी रहा था वो फिलहाल नहीं है, तो वहाँ पे अब 14 देवता मंदिर की पूजा होती है, खर्ची पूजा जो है वो होती है। कृष्णमाणिक्य के बाद और एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ, वो हुआ फिर से कैपिटल ट्रांसफर हो गया था। ओल्ड अगरतला से अब कहाँ पे हुआ ये ट्रांसफर? अभी का जो नया अगरतला है, न्यू अगरतला, प्रेजेंट डे अगरतला, वहाँ पे शिफ्ट हो गया था। ये शिफ्ट किस लिए किया गया था? ये शिफ्ट करने के पीछे की जो कहानी राजमाला में दिया गया है वो है, जो कृष्ण किशोर माणिक्य जो राजा थे वो एक शिकारी बहुत थे, शिकार करने के लिए बहुत माहिर थे और उत्सुक भी थे। तो शिकार आसानी से हो पाए, इसीलिए वो इस कैपिटल को शिफ्ट करके अभी के प्रेजेंट डे अगरतला पे लेके आ गए थे। इसमें बहुत सारा खर्चा हुआ, इसलिए आगे चल के ये जो राजकोष है वो शून्य हो गया था, खाली हो गया था राजकोष। लेकिन फिर भी वो थोड़ा शौकीन आदमी थे, वो शिकार के चलते और भी सारे वजह के चलते वो कैपिटल को दोबारा शिफ्ट कर लिए थे। तो 2 बार शिफ्टिंग हुआ कैपिटल का। पहले उदयपुर से लेकर अगरतला किसने किया था? ये किया कृष्णमाणिक्य ने, और फिर ओल्ड अगरतला से प्रेजेंट डे अगरतला ये किया था कृष्ण किशोर माणिक्य ने। इसके बाद जो राजा बने वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से शुरू होता है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा, यानी मॉडर्नाइजेशन का शुरुआत यही से होता है, ईशान चंद्र माणिक्य से। कृष्ण किशोर माणिक्य के बाद ही राजा बने ईशान चंद्र माणिक्य। ईशान चंद्र माणिक्य का जो पीरियड रहा वो लंबे टाइम तक रहा, इसीलिए वो बहुत सारे इवेंट कर सके, बहुत सारे रिनोवेशन कर सके। खास करके इनके टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुई वो हुआ जो राजकोष या राज भंडार जो था वो खाली हो गया था, उसको वो दोबारा फुलफिल करने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए थे। उनमें से कुछ स्टेप था जो जमीन था, जो अब पुराने जो राजा थे वो लोगों को दे के रखे थे, वो पुराना जमीन वापस लाए, खेती के लिए उत्साहित किया। ऐसे और भी बहुत सारे स्टेप है जो ईशान चंद्र माणिक्य ने लिए थे, जिसकी वजह से जो राजकोष खाली हो गया था वो धीरे धीरे दोबारा सही होने लगा। इनके टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ, वो जो है 1857 का रिवोल्ट। तो 1857 का रिवोल्ट उस समय चल रहा था, ये तब राजा थे ईशान चंद्र माणिक्य। लेकिन इसी बीच उनको 2 और रिवोल्ट का सामना करना पड़ा जो इंटरनल रिवोल्ट था। तो इनमें से एक है त्रिपुरा रिवोल्ट। त्रिपुरा रिवोल्ट यानी त्रिपुरी कम्युनिटी जो है वो राजा के अगेंस्ट में एक रिवोल्ट कर बैठी। इस रिवोल्ट के कारण इसी को दर्शाया जाता है कि जो ईशान चंद्र माणिक्य राजकोष को दोबारा भरने के लिए
दोबारा उसको फुलफिल करने के लिए जो स्टेप लिए थे वो स्टेप इन लोगों को सही नहीं लगा। खास करके वो टैक्स थोड़ा इंक्रीज कर दिए थे, जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था उसको वापस ले लिए थे, ऐसे करके ऐसे जो कुछ स्टेप उन्होंने लिए थे, कड़े कड़े स्टेप लिए थे, उस स्टेप की वजह से ये त्रिपुरा जो कम्युनिटी है, त्रिपुरा कम्युनिटी, वो रिवोल्ट कर बैठी। तो इसी को कहा जाता है त्रिपुरा रिवोल्ट। ये हुआ ईशान चंद्र मानिक्य के टाइम पे। इसके कुछ साल बाद फिर एक दूसरा रिवोल्ट हो गया जिसका नाम लिया है कुकी रिविलियन, यानी कुकी कम्युनिटी के जो लोग थे वो भी इस रिवोल्ट में शामिल हो गए थे। आगे चल के वो कुकी कम्युनिटी एक दूसरा रिवोल्ट कर बैठी इस राजा के अगेंस्ट में। इसका भी रीजन लगभग वही है। हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम त्रिपुरा में हुए जितने भी रिवोल्ट रही, त्रिपुरा रिवोल्ट, कुकी रिवोल्ट, जमातिया रिवोल्ट, रियांग रिवोल्ट, इन सारे ये जो 4 इंपॉर्टेंट रिवोल्ट हुआ, उस 4 इंपॉर्टेंट रिवोल्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है कि त्रिपुरा रिवोल्ट हुई थी ईशान चंद्र मानिक्य के टाइम पे, और कुकी रिविलियन जो 1960 से लेकर 61 के बीच में हुई थी वो भी ईशान चंद्र मानिक्य के टाइम पे हुआ। इसके बाद जो राजा बने वो बने वीरचंद्र मानिक्य। वीरचंद्र मानिक्य कौन थे? ये ईशान चंद्र मानिक्य के वैमात्रिक भाई थे, यानी ब्रदर थे वो। तो ईशान चंद्र मानिक्य का अचानक देहांत होने की वजह से उनके जो बेटे थे वो बहुत छोटे थे, इसलिए उनको राजा नहीं बनाया गया था। फिर राजा बनाया गया किसको? उनके जो भाई थे वीरचंद्र मानिक्य को। त्रिपुरा से एक रिनाउंड सिंगर थे, कंपोजर थे, जिनका नाम था SD बर्मन, यानी सचिन देव बर्मन, RD बर्मन। तो ये जो लोग थे ये दोनों ईशान चंद्र मानिक्य के पोते थे। तो ये हमें एक जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये जो RD बर्मन, SD बर्मन वो त्रिपुरा के राजवंश से ही थे, और ईशान चंद्र मानिक्य जो राजा थे उनके पोते थे। अब आते हैं फिर मानिक्य डायनेस्टी के बारे में। मानिक्य डायनेस्टी में अब राजा बन गए वीरचंद्र मानिक्य। तो वीरचंद्र मानिक्य जब राजा बने, ये बने 1862 में, यानी ईशान चंद्र मानिक्य के देहांत के बाद ही राजा बन गए थे। लेकिन उनका राज्य अभिषेक बहुत देर में हुआ था, वो और 4-5 साल बाद हुआ। इसकी वजह ये है क्योंकि वो केस लड़ रहे थे कोर्ट पे कि राजा कौन बनेगा। इनके और एक भाई थे, वो वीरचंद्र मानिक्य के अगेंस्ट में केस डाल दिए थे कोर्ट पे, तो ये केस चल रहा था। लेकिन इसी बीच और एक रिवोल्ट हो गई थी जिसका नाम है जमातिया रिवोल्ट। इसकी रीजन कुछ अलग है। जमातिया रिवोल्ट के ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड करके रखे हैं, पूरे डिटेल में इसको हमने समझाया है, बताया है जमातिया रिवोल्ट क्यों हुई, उसका कंसिक्वेंसेस क्या हुआ। तो वो वीडियो आप जाके चैनल में जाके जमातिया रिवोल्ट करके सर्च करके देख सकते हैं। तो ये रिवोल्ट कब हुई? जमातिया रिवोल्ट 1863, यानी जब वीरचंद्र मानिक्य जस्ट राजा बने थे, लेकिन पूरी तरह राजा नहीं बने थे, उनका अभिषेक नहीं हुआ था। राज्याभिषेक होने के बाद यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा एक पॉलिटिकल एजेंट को नियुक्त किया गया। ये पहली बार त्रिपुरा में अंग्रेजों के द्वारा पॉलिटिकल एजेंट को नियुक्त किया गया, जिनका नाम क्या था? AWB पावर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, TPSC जो एग्जाम लेता है उनमें से, जो फर्स्ट पॉलिटिकल एजेंट कौन थे त्रिपुरा में? तो वो थे AWB पावर। इनका नियुक्ति किसने किया था? लॉर्ड मायो ने 3 जुलाई 1871 को। वीरचंद्र मानिक्य के टाइम पे इंपॉर्टेंट इवेंट और भी बहुत सारा होने लगा था, क्योंकि त्रिपुरा अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। तो उसी में एक इंपॉर्टेंट स्टेप देखा जाता है उमाकांत दास। उमाकांत दास, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, फिर वो मंत्री भी बने थे। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो उमाकांत दास पहले त्रिपुरा रेसिडेंट थे जिनको पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था। उनके टाइम पे, यानी वीरचंद्र मानिक्य के टाइम पे, एक्साइज डिपार्टमेंट, स्टाम्प डिपार्टमेंट, 2 अलग अलग डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। इसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी इवेंट लिखा गया है वो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि डेंटल हॉस्पिटल, पहली बार त्रिपुरा में पहला हॉस्पिटल बनाया गया, डेंटल हॉस्पिटल, ये बनी थी 1873 में। अगरतला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना हुई 1874 में। अगरतला में पोस्ट ऑफिस बनाया गया पहली बार, कब हुई ये हुई 1 अक्टूबर 1875 को। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं 73 से शुरू हुआ बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। उनमें से 73 में हुआ डेंटल हॉस्पिटल, 74 में हुआ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 75 में हुआ पोस्ट ऑफिस, 79 में हुआ स्लेवरी जो प्रैक्टिस था उसको एबोलिश किया गया, क्योंकि ये उस समय इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के जरिए इसको भी इंडिया से भी हटाया गया था। तो त्रिपुरा के जो राजा थे वीरचंद्र मानिक्य, वो भी इसको हटाने में कड़े कदम उठाए। तो उनमें एक है स्लेवरी प्रैक्टिस को एबोलिश करना, ये हुई 1879 में। 1889 में और एक प्रैक्टिस को बैन किया गया, वो है सती प्रथा।
ये हुई 22 में 1889 को। महाराजा बीरचंद्र माणिक्य के टाइम पे एजुकेशन के लिए भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप लिए जा रहे थे। उनमें से एक था अगरतला गवर्नमेंट हाई स्कूल। ये बनाया गया 15 दिसंबर 1890 को। बाद में इस अगरतला गवर्नमेंट हाई स्कूल का नाम बदल के उमाकांत एकेडमी रखा गया 1904 में। बीरचंद्र माणिक्य के टाइम पे ही तुलसीवती स्कूल जो है, अभी के टाइम पे महारानी तुलसीवती स्कूल, ये भी बनवाया गया। ये बनाया गया 1894 में, जब राजा थे बीरचंद्र माणिक्य। ये तुलसीवती कौन थे? तुलसीवती थे महाराजा बीरचंद्र माणिक्य के बेटे राधाकिशन माणिक्य की पत्नी महारानी तुलसीवती थी। इतने सारे स्टेप लेने के बाद भी बीरचंद्र माणिक्य एक ऐसे व्यक्ति थे, वो अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे। उनमें से खास करके राइटिंग में उनका एक बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने अपने राइटिंग की जो क्वालिटी है उसको दर्शाया है प्रेम मरीचिका, अकाल कुसुम, उच्छ्वास, झूलन, हरि, सुहाग, ये सब जो स्टोरी है, ये सब स्टोरी लिख के। तो हमें यहाँ से बीरचंद्र माणिक्य की जो लिटरेरी वर्क है उसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। उनकी जो जितने भी इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क है उसको याद रखें, जैसे प्रेम मरीचिका, अकाल कुसुम, उच्छ्वास, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये सब किसके द्वारा लिखी गई थी। बीरचंद्र माणिक्य के बाद जो राजा बने थे उनके बेटे राधाकिशन माणिक्य। लेकिन यहाँ पे और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि जो महाराजा बीरचंद्र माणिक्य की पत्नी थी भानुमती देवी, उनकी देहांत के बाद महाराजा बीरचंद्र माणिक्य बहुत ही दुखी हो गए थे। इसी के चलते वो वृंदावन में जाके कुछ दिन के लिए बस गए थे। फिर वहां पे उनको एक बुक दिया गया था कर्नल महिमचंद्र देवबर्मन के द्वारा। वो बुक थी भग्न हृदय, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। तो ये बुक पढ़ के, रविंद्रनाथ टैगोर की जो ये बुक है भग्न हृदय, इसको पढ़ के महाराजा बीरचंद्र माणिक्य इतने प्रभावित हुए थे, वो कर्नल महिमचंद्र के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलने गए। फिर मिलने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर को पहली बार किसी ने कवि के नाम से पुकारा था। वो पहला कवि या पोएट के नाम से पुकारने वाले व्यक्ति त्रिपुरा के महाराजा बीरचंद्र माणिक्य ही थे। उस समय रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही छोटे थे, लगभग 19-20 साल के लड़के थे उस समय। इसी के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर त्रिपुरा के जो राज परिवार है, राजघराना है, उसके साथ उनका एक संबंध तैयार हो गया था। फिर इसी के चलते राधाकिशन माणिक्य के टाइम पे वो 5 बार त्रिपुरा में आए थे। सबसे पहली बार वो आए थे 1900 में। अब राधाकिशन माणिक्य की जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ त्रिपुरा है उसकी तरफ हम नजर रहेंगे तो देखेंगे बहुत सारे इवेंट राधाकिशन माणिक्य अपने रिजीम में कर रहे थे। उसमें से एक था सेपरेट पुलिस एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। 2 डिपार्टमेंट है, उन 2 डिपार्टमेंट को अलग कर दिया था। उनमें से जेसी दत्ता जो थे वो पहले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे। पुराना जो राजबाड़ी था वो भूकंप के कारण टूट गया था। अब नया राजबाड़ी बनाने के लिए राधाकिशन माणिक्य बैंक में गए थे और वहां से लोन लिए थे और अभी का जो उज्जैन पैलेस है वो बनवाया था। ये बनाई कब गई थी? ये बनाई गई थी 1899 से लेके 1901 के बीच में। इसकी कॉस्ट उस समय के जो रुपीस थे उसके हिसाब से 10 लाख रुपए लगे थे। और ये जो उज्जैन पैलेस है इसकी निर्माण किया था मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी ने, जो एक फॉरेन कंपनी थी। राधाकिशन माणिक्य अगरतला से बाहर एक स्कूल का निर्माण किया था जो था RKI स्कूल। ये कहाँ पे था? ये था कैलाश शहर पे। ये अभी भी है RKI स्कूल कैलाश शहर में। तो इसकी निर्माण किया था राधाकिशन माणिक्य ने। राधाकिशन माणिक्य का और भी बहुत सारा काम हम देखते हैं। उनमें से वो बहुत दयालु थे, इसका प्रमाण हमें मिलता है उनकी जो डोनेशन है उसके हिसाब से। वो बहुत सारे डोनेशन किसको दिए थे? जो बंगाल के अलग अलग पोएट थे, दिनेश चंद्र सेन, शशि कुमार, हेमचंद्र, ऐसे कुछ पोएट थे जो अपने अंतिम काल में बहुत गरीबी से गुजर रहे थे, इसलिए उनको फाइनेंशियल अलाउंस दिए थे राधाकिशन माणिक्य ने। जगदीश चंद्र बसु को भी वो पैसे दिए थे बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट को बनाने में। उनके टाइम पे पहला हॉस्पिटल बना 1904 में। इससे पहले डेंटल हॉस्पिटल बना था, लेकिन नॉर्मल हॉस्पिटल बना 1904 में, जिसका नाम रखा गया विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसका नाम आगे चल के चेंज हो गया था 1990 में इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल। राधाकिशन माणिक्य के
बाद जो राजा बने वो है वीरेंद्र किशोर माणिक्य, जिनका पीरियड रहा 1909 से लेकर 23 तक। इस पीरियड में वीरेंद्र किशोर माणिक्य ने भी बहुत सारे स्टेप लिए थे त्रिपुरा को और भी मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। तो राजा बनने के बाद पहले काम जो किए थे वीरेंद्र किशोर माणिक्य ने, वो पूरे त्रिपुरा की प्रदेश जो है उसको घूम के देखा था, ताकि जो परेशानी है, दिक्कतें हैं, वो खुद जायजा ले सके। इसके बाद जब वो वापस लौटे, वो धीरे धीरे कुछ स्टेप लेने लगे। उनमें से पहला जो स्टेप था, इंपॉर्टेंट स्टेप था, उनको घूमने के बाद पता चला, वो था कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए बहुत सारे सड़क का निर्माण किए थे महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य ने। इसके साथ साथ वो सेरिकल्चर के लिए फार्म बनाए थे। साउथ त्रिपुरा के साथ अगरतला को जोड़ने के लिए उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट स्टेप लिए। एक है कार्माइकल ब्रिज, जो अगरतला से हावड़ा ब्रिज के ऊपर बनाया गया था, अगरतला से लेके साउथ त्रिपुरा यानी विशालगढ़ तक जोड़ने के लिए। और ये जो रोड बनाया गया था अगरतला से विशालगढ़, इस रोड का नाम दिया गया रोनाल्ड रोड। तो ये 2 लोगों के द्वारा उन्होंने इन उद्घाटन किए थे। कार्माइकल एक व्यक्ति थे, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे, उनको इस ब्रिज का उद्घाटन के लिए बुलाए थे, और उनके नाम से ही ये रखा गया कार्माइकल ब्रिज। और जो रोड है अगरतला से लेकर विशालगढ़ तक जो रोड बनाया गया था, उसका उद्घाटन किया था रोनाल्ड ने, इसीलिए उस रोड का नाम रखा गया रोनाल्ड रोड। 1915 में वो पहली बार त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की, जो एक बहुत ही इनिशिएटिव स्टेप माना गया त्रिपुरा को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। 1916 में, एक ही साल बाद, वो और एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिए। त्रिपुरा की जो खास ज़मीन है, पहाड़ी इलाका है, उनमें जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए वो टी प्लांटेशन करने लगे। त्रिपुरा की जो सॉइल है वो टी प्लांटेशन के लिए अच्छा था, इसीलिए वो टी प्लांटेशन करने के लिए उत्साहित करने लगे। इससे 2 चीज़ों का जायजा हुआ। एक है जो पतित ज़मीन थी वो काम में आ गया, और जो लोग थे जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, जिनको रोजगार बंद हो गया था, उनको रोजगार भी मिलने लगे। तो ये टी प्लांटेशन बहुत ही इनिशिएटिव स्टेप था त्रिपुरा की मॉडर्नाइजेशन के लिए। तो ये हुआ 1916 में। पहला टी गार्डन कहाँ पे है? हरिचरा, जो कैलाश शहर में अभी फिलहाल। वो बर्मा ऑयल कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किए थे त्रिपुरा में नेचुरल गैस और नेचुरल ऑयल की जायजा लेने के लिए। वो भी लिटरेरी वर्क में बहुत बिलीव रखते थे, लेकिन उनका सबसे इम्पोर्टेंट जो रहा वो रहा पेंटिंग। वो बहुत सारे पेंटिंग करके गए थे, उनमें से कुछ पेंटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है, जिनमें से एक है झूलन, बंसी वादन, हर्मिट। ये 3-4 जो ड्राइंग है, ये पिक्चर है, ऑयल पेंटिंग है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा खुद किया गया। कंस्ट्रक्शन में भी वो बहुत आगे थे। वो कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर बनवाए थे, जिनमें से एक है लक्ष्मी नारायण मंदिर, दुर्गाबाड़ी मंदिर, कुंजवन पैलेस। कुंजवन पैलेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक निर्माण है उनके द्वारा किया गया, जो अभी त्रिपुरा के गवर्नर हाउस के हिसाब से जाना जाता है। तो ये कुंजवन पैलेस ये बनवाया था राजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य ने। इसके अलावा वो राजबाड़ी के सामने जो अभी गेट दिखता है, बड़ा सा गेट, वो भी बनवाए थे। इससे पहले गेट नहीं था राजबाड़ी के सामने, उस गेट का निर्माण किए थे वीरेंद्र किशोर माणिक्य ने। वीरेंद्र किशोर माणिक्य के टाइम पे रविंद्रनाथ एक बार त्रिपुरा विजिट के लिए आए थे। उस समय वो रुके थे मालंचा निवास में। ये त्रिपुरा के राजबाड़ी की जो जितनी भी एरिया है, उस एरिया के अंदर में एक बिल्डिंग है। अभी फिलहाल वो खराब होने के ताकदार में है, टूटने के ताकदार में है, लेकिन उस समय ये बहुत ही सुंदर एक बिल्डिंग हुआ करता था, मालंचा निवास। उस समय रविंद्रनाथ टैगोर जब आए थे वीरेंद्र किशोर माणिक्य के टाइम पे, वो इसी पैलेस में रुके थे। तो टोटल रविंद्रनाथ टैगोर 7 बार त्रिपुरा आए, उनमें से 5 बार आए थे राधा किशोर माणिक्य के टाइम पे, 1 बार वीरेंद्र किशोर माणिक्य के टाइम पे, और लास्ट टाइम आए थे जब राजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य राजा थे। फिर आते हैं महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य, जो त्रिपुरा की एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे। वो लास्ट राजा थे त्रिपुरा के। उसके बाद त्रिपुरा इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ मार्ज हो गया था। वीर विक्रम माणिक्य राजा बनने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लिए थे त्रिपुरा को और भी आगे ले जाने के लिए। उनमें से एक स्टेप था स्टेट बैंक, त्रिपुरा स्टेट बैंक का निर्माण, स्थापना ये हुई 1935 में। रुद्र सागर जो निर्महल है त्रिपुरा में, उस निर्महल का निर्माण भी वीर विक्रम किशोर माणिक्य ने किया था।
वेनुवन विहार एक बुद्ध मंदिर है राधानगर में, जिसकी निर्माण हुई थी 1946 में। एमबीबी कॉलेज का स्थापना हुआ 1947 में। ये उन्होंने नींव रखी थी, लेकिन उसका पूरा इनॉग्रेशन वो देख के नहीं जा पाए, इससे पहले ही उनका देहांत हो गया था। ये भी एक स्टेप था, पहला कॉलेज था त्रिपुरा में, ये बनाए थे महाराजा वीर विक्रम कृष्ण माणिक्य ने। एयरपोर्ट भी बनवाया था उनके द्वारा 1942 में, और रविंद्रनाथ टैगोर को भारत भास्कर से सम्मानित किया गया 1941 में। इनके टाइम पे एक रिवोल्ट हुई त्रिपुरा के लोगों के द्वारा 1942 में, जिसको कहा गया रियांग रिवोल्ट। ये हुआ 1942 से लेकर 43 के बीच में। महाराजा वीर विक्रम कृष्ण माणिक्य का अचानक देहांत होने की वजह से त्रिपुरा की जो राजनीतिक परिसर है वो गड़बड़ा गया था। 1947 में इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया था, अब जो मार्जिंग एग्रीमेंट चल रहा था, जिसके तहत कुछ स्टेट इंडिया के साथ मार्ज होंगे, प्रिंसली स्टेट हो या नॉर्मल जो है वो, या कुछ प्रिंसली स्टेट जो पाकिस्तान के साथ मार्ज होने वाले थे। तो उसमें से त्रिपुरा एक इम्पोर्टेंट बन गया था, इम्पोर्टेंट प्रिंसली स्टेट बन गया था, जो दोनों के तरफ मार्ज होने के लिए तैयार था। त्रिपुरा में कुछ लोग थे जो पाकिस्तान के साथ मार्ज होने के लिए तैयार थे, और कुछ लोग थे जो इंडिया के साथ मार्ज होने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से महाराजा वीर विक्रम कृष्ण माणिक्य पूरे दम से चाहते थे कि वो इंडिया के साथ मार्ज हो, लेकिन उनकी देहांत हो गई थी। फिर इसी को आगे बढ़ाया उनकी जो पत्नी रही कांचन प्रभा देवी, राजमाता कांचन प्रभा देवी, इस कार्य को कंप्लीट किए। 1949 9 सितंबर को ये एग्रीमेंट साइन हुआ। फिर आगे चल के 15 अक्टूबर को ये फाइनलाइज हो गया। 15 अक्टूबर 1949 को ये फाइनलाइज हो गया कि त्रिपुरा इंडिया के साथ मार्च हो गया है। तो यहाँ पे जो कुछ डेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्जिंग एग्रीमेंट डेट ये हुआ 15 अक्टूबर 1949 को। एक साल बाद यानी 26 जनवरी 1950 को त्रिपुरा को सी कैटेगरी में रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एज ए सी कैटेगरी स्टेट। सी कैटेगरी स्टेट क्या है, इसको अगर आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हम सी कैटेगरी, बी कैटेगरी, ए कैटेगरी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो त्रिपुरा को सी कैटेगरी स्टेट में रखा गया 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी पहली बार जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हो रहा था, उसी समय त्रिपुरा को सी कैटेगरी में रखा गया। आगे चल के त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया 1 नवंबर 1956 को, यानी 6 साल बाद 1 नवंबर को त्रिपुरा को एक यूनियन टेरिटरी के हिसाब से घोषित कर दिया गया। और फाइनली 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा एक स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। इसके साथ साथ दो और स्टेट को स्टेटहुड का दर्जा मिला, वो है मणिपुर और मेघालय। तो ये रही त्रिपुरा की लगभग संक्षिप्त हिस्ट्री, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट है सिंपल कहानी याद रखने के लिए कि त्रिपुरा में क्या क्या इवेंट हो रहे थे जब राजा शासन कर रहे थे या राज शासन चल रहा था। तो ये कहानी आपको याद रखने के लिए आसान होगा अगर आप इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे, जो इम्पोर्टेंट डेट है उसको नोट करके रख लेंगे, तो ये आपको बहुत काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।